नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मिसाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मिसाल में हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने समाज में औरों से कुछ बेहतर काम किया है, अपना हित ना देखते हुए परोपकार की भावना को सर्वोपरि रखा है और कायम की है समाज में एक मिसाल। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मिसाल में हमारी आज की खास मेहमान हैं सुश्री कुमुद लाड जी। कुमुद लाड जी एक सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं, अध्यापन और लेखन में वर्षों से सक्रिय हैं। विगत वर्षों से अनेक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन कर चुकी हैं। निर्धन और जरूरतमंद छात्रों को मैम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती हैं, कन्या शिक्षा के लिए हमेशा समर्पित हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसाल में। नमस्कार। मैम, आप सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं, अध्यापन और लेखन के क्षेत्र में बहुत सालों से आपने काम किया, अब तक आप जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा रहा और शिक्षण के क्षेत्र में आप कैसे आईं? प्रारंभिक जीवन मेरा बहुत अच्छा रहा। कभी पढ़ाई लिखाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। माता पिता पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे परिवार से मैं थी। पूरा परिवार ही पढ़ाई के प्रति समर्पित था और आसपास हमारे पूरा पढ़ाई का माहौल था। और मेरे जो साथ पढ़ने वाले थे वो सभी अच्छे परिश्रमी विद्यार्थी थे। और उस समय स्कूलों का ऐसा कोई बहुत क्राइटेरिया नहीं होता था कि इसको इस स्कूल में जाना है, उसको उस स्कूल में जाना है। उस समय ऐसा था जो समीप स्कूल होते थे वहाँ जाया करते थे। तो प्राइमरी एजुकेशन भी मेरा सरकारी स्कूल में हुआ और वो वहाँ भी घर के पास स्कूल था, बहुत अच्छा शिक्षण था उस स्कूल का। प्राथमिक शिक्षा मेरी रायपुर में ही हुई और उस समय इतने डिवोटी शिक्षकों के साथ मैंने अध्यापन का अपना जीवन शुरू किया कि मुझे ऐसा लगता था कि वास्तव में शिक्षा का यदि समाज में कोई प्रभाव है तो ऐसे ही शिक्षकों के कारण है। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज की सारी शिक्षा मेरी रायपुर में ही हुई और बहुत अच्छे शिक्षक मुझे मिले। और मैं आज भी अपने शिक्षकों को याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वास्तव में यदि मुझे प्रेरणा मिली है तो उन्हीं लोगों की शिक्षा से मिली है कि जीवन में यदि हमको शिक्षण कार्य करना है तो उसके लिए समर्पण कितना आवश्यक है। ये मैंने अपने शिक्षकों से ही सीखा और इसमें उनको देखते हुए या ऐसा कुछ कही कि शिक्षा के प्रति रुचि होने के कारण और मैं शिक्षा के क्षेत्र में आई। और वैसे घटना ऐसी हुई कि मैं बीए फाइनल में थी और अचानक मेरे पिता का निधन हो गया। और उस समय परिवार के सामने एक समस्या, जिस परिवार में एक ही व्यक्ति नौकरी करने वाला हो और वो भी यदि चला जाए तो परिवार की जो स्थिति होती है उसका अचानक हमको सामना करना पड़ा। मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों नौकरी के लिए निकले। घर में और 5-6 लोग डिपेंडेंट थे। उन्होंने सेंट्रल बैंक में नौकरी ज्वाइन की और मैंने लक्ष्मी नारायण गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया। और मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि परिवार से एक व्यक्ति को शिक्षा के कार्य में रहना चाहिए और कम से कम तुम लड़की हो, तुम बाहर मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो और तुम पढ़ाई के क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में तुमको जो करना है तुम करो। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को अपनाया। जी मैम, आपने इतने सालों तक विद्यालयों में भी अध्यापन काम किया है, वहां आपका कैसा अनुभव रहा उसके बारे में भी आप हमसे जरूर अपने अनुभव साझा करें। बहुत कम उम्र में मैं अध्यापन कार्य में जुटी। उम्र के मात्र 19 वर्षों से मैंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। शुरू में कुछ झिझक लगती थी, बच्चों के साथ में ऐसा लगता था हम अपनी बात पूरी बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। और उस समय 1971 की बात है, लड़कियां पढ़ने के लिए कम उत्सुक रहती थी। 10वीं 11वीं के बाद परिवार के लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे और हम ये सोचते थे कि लड़की को कम से कम शिक्षा जीवन में जरूर मिले और ऐसी शिक्षा मिले कि वो उसके जीवन का आधार बने। तो जो अध्यापन कार्य मैंने किया वो मेरे इस मन में ये प्रेरणा थी कि हर बालिका मेरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में आत्मनिर्भर बने। मेरा विद्यार्थी कोई भी ऐसा ना हो कि उसको समाज में किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। जब भी मैं हर विद्यार्थी के चेहरे को देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शिक्षा से ये समाज में कुछ करे,
ये समाज में आगे बढ़े और ऐसी शिक्षा मैं दूं कि उनका जीवन बने और वो याद रखें कि वास्तव में मैंने कठोरता से भी यदि उनको पढ़ाया था तो उसके पीछे क्या कारण था। जी, क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था मैम, और अब भी होता है कि जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं तो बच्चे थोड़ा सा उनसे कट जाते हैं, लेकिन जब काफी सालों के बाद वो मिलते हैं तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, मन में एक आदर का भाव होता है। तो ऐसा भी आपका अनुभव जरूर रहा होगा कि जिन बच्चों का आपने डांटा, आज आप देखते हैं कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हैं और आज वो आपका दिल से आभार जताते हो। हैं ऐसे बच्चे हैं, अभी पिछले साल ही मिलने आए थे, वो महासमुंद से रिटायर्ड हुई प्रिंसिपल है, एक यहाँ श्री राम संगीत महाविद्यालय में अभी प्रोफेसर है जी। और उनका बहुत बड़ा एक समूह था, 77 की बैच वाला, वो सब मिलने आए थे। एक अभी छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ा रही है, तो बोलती थी मैडम आपसे बहुत डर लगता था और उस समय ऐसा लगता था कि थोड़ी भी गलती होगी तो मैडम डांटेंगी, लेकिन जब हम लोग खुद इस फील्ड में आए तो हमको ऐसे लगने लगा कि वास्तव में आप जो स्ट्रिक्ट थी उसके कारण हमारा जीवन बना। यदि आप स्ट्रिक्ट नहीं रहती या आप पढ़ाई के प्रति हम लोग को इतना जागरूक नहीं रखती तो शायद हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल मैम, अक्सर ऐसा होता है कि जब रिटायरमेंट हो जाता है इस तरह के प्रोफेशन से तो लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, अपने परिवार के साथ अपना समय बिताते हैं, लेकिन जब आप रिटायर हुई उसके बाद से लेकर अब तक आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप अध्यापन कर रही हैं, लेखन भी आप कर रही हैं, तो क्या इसके पीछे कोई खास प्रेरणा आपके लिए रही है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है कि हमको आराम करना चाहिए जी। और मैंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी, बस मुझे एक ही मेरे मन में था कि रिटायरमेंट जो है वो मुझे आलसी ना बना दे और मैं अपने व्यवसाय से, अपनी जो लिखने पढ़ने की इच्छा है या जो मेरा कर्म क्षेत्र है, इससे मैं कभी अलग ना हूँ, ये मेरे मन में बात थी। और फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे लिखने का तो पहले से शौक था ही, तो मैं उसी को आगे रखूंगी और पढ़ाने के लिए भी मैं जो भी जरूरतमंद आएगा उसको मैं पढ़ाऊंगी, जहाँ मुझे बुलाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी। और ऐसा कुछ संयोग हुआ कि मैं रिटायरमेंट के बाद ही एक मांडर में एक स्कूल है और वहाँ के प्रिंसिपल को कोई ज्योग्राफी टीचर चाहिए थी, तो मैं जो पुस्तक लिखती थी नवोद प्रकाशन वालों की भूगोल की, तो उनके जो ये थे सेल्स में जो देखते थे डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कहा कि अरे आपको भूगोल पढ़ाने के लिए तो लाड मैडम मिल जाएंगी, वो तो अब रिटायर्ड हो गई हैं। तो मैडम खुश हुई, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मैडम, हमारा स्कूल बहुत कमज़ोर बच्चे हैं यहाँ पर और हमारा टारगेट है कि हर साल 10% रिजल्ट जो है हम इम्प्रूव करें, तो इसके लिए आपका योगदान चाहिए। तो मैडम आप कौन कौन सी क्लास पढ़ाएंगी? मैंने कहा सभी बच्चों को मैं पढ़ा दूंगी, आप जिस बच्चों को बोलोगे, 8वीं बोर्ड बोलो, 10वीं बोर्ड बोलो, 12वीं बोर्ड बोलो, वही शिक्षक का काम तो पढ़ाना है, उसके लिए कक्षा कोई मायने नहीं रखती। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, हम आपको मांडर लाने ले जाने की व्यवस्था कर देंगे। मैंने कहा हाँ, ये बात तो जरूर है कि आपको जहाँ भी पढ़ाना है मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के स्कूलों की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद मैं सबसे पहले वहाँ गई पढ़ाने के लिए, और वहाँ कोई एजुकेशन था, बच्चे स्कूल में कम आया करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि पहली बार मैं गई और मैडम भी वहाँ प्रिंसिपल थी, अच्छा उनका प्रभाव था, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत अनुभवी रिटायर्ड मैडम आने वाली हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि 45 में से उस दिन 44 बच्चे स्कूल में उपस्थित थे। क्या बात। और बच्चों को जब मालूम था कि मैं भूगोल पढ़ाने वाली हूँ, बच्चे बाकायदे एटलस लेकर, मैप लेकर, पेंसिल लेकर, कॉपी लेकर, हर चीज लेकर उपस्थित थे और हर बच्चा इतना उत्सुक था कि सब चाहते थे कि आज मैं हर एक से पूछूं तुम्हें क्या पढ़ना है। और मैंने सबसे पूछा कि मैं पढ़ाऊंगी कुछ नहीं, आपको जो समस्या है वही मैं हल करूंगी। तो एक ने कहा कि मैडम हमको प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आता, कैसे लिखना है करके। मैंने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे मिनिमम कैसे लिखना, मैक्सिमम कैसे लिखना, क्योंकि मैं बोर्ड में पेपर सेटर भी थी, मॉडरेटर भी थी, वैल्यूएशन भी मैंने किया, डिप्टी वैल्यूअर रही, हेड वैल्यूअर रही, तो मुझे बहुत से क्षेत्र का अनुभव था। मैंने कहा बिल्कुल हम ऐसे पढ़ाएंगे कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, जो मिनिमम से हम मैक्सिमम की ओर आपको ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि उनका जो रिकॉर्ड था कि 10% रिजल्ट बढ़ाना है, पहले साल ही 50% रिजल्ट उनका पार हो गया। और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो बच्चे केवल 40-50 पाते थे वो डिस्टिंक्शन मिला उनको। क्या बात है। और उन लोगों ने बाकायदे मैडम से मुझे खबर की, मैडम ने अपना रिजल्ट प्रिंटेड मुझे भेजा कि देखिए हमारे यहाँ आज इस साल ऐसा रिजल्ट रहा। उसी स्कूल में 10वीं के बच्चे थे, तो
मैं 1-2 बार 12वीं के बच्चों को पढ़ा रही थी, उन्होंने मेरे हाथ में ग्लोब देखा, मैप देखा, तो उन लोगों ने कहा कि मैडम आप हमारे बड़े भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमको भी आपसे कुछ पूछना था। तो मैडम बोली कि आप 10th पढ़ाओ क्या? मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जब 12th पढ़ा रहे तो 10th भी पढ़ाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं 10th क्लास पढ़ाने गई, तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहोगे, आपको जो पूछना है वही मैं बताऊंगी। तो उन्होंने कहा हमको मानचित्र पढ़ना नहीं आता जी। मैंने अपने पास से मानचित्र निकाला भारत का, उस समय भारत का भूगोल 10th के कोर्स में था, मैंने निकाला मानचित्र। फिर मैंने कहा इसमें आपको क्या कठिनाई है? बोले हमको तो कौन सा स्थान कहाँ है समझ में नहीं आता। फिर मैंने उनको बेसिक आइडिया बताया कि आप मानचित्र के सामने खड़े हो जाइए, आपके सिर के ऊपर उत्तर आएगा, आपके पैर की तरफ दक्षिण आएगा, दाहिना हाथ जो है पूर्व आएगा, बाएं हाथ आपका पश्चिम आएगा। ये 4 दिशाएं आपको मालूम हो गई। अब आप बोलेंगे उत्तर में दिल्ली है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्व में कलकत्ता है, पश्चिम में मुंबई है। यहाँ से आपकी भूगोल की यात्रा शुरू हो जाएगी। 3-4 दिन तक लगातार वो बच्चे नक्शा देखते रहे, खूब आनंदित होते रहे। वो लोग भी फिर अपने घर से एटलस लाए, कोई अपने घर से ब्लैंक मैप लाया, फिर उन्होंने देखा। उसी बीच एनसीईआरटी से एक अधिकारी आए, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप सोशल हिस्ट्री इतना अच्छा पढ़ाती हैं, यदि मैं आपका विद्यार्थी होता तो मैं आर्ट्स लेके ही पढ़ता, कभी दूसरे विषय की तरफ मैं नहीं जाता। तो मैंने कहा मैंने शुरू से आर्ट्स पढ़ा है और मेरी ये इच्छा थी कि जो चीजें बच्चों को पढ़ाई छोड़ने के बाद नहीं आती उसकी ओर ज्यादा ध्यान दो, कि उसको ये समझ में ना लगे कि मुझे ये तो आता ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाता जी। और उस साल 10th का रिजल्ट भी उनका बहुत अच्छा रहा। फिर कुछ बच्चे मुझसे पूछने लगे कि मैडम वो राष्ट्रपति की भी योग्यता वही है, और प्रधानमंत्री की भी योग्यता है, और उसमें अन्य मंत्रियों की भी योग्यता है, तो ऐसी कोई 2 चीज ऐसी कोई आप बताइए कि हमको याद हो जाए। मैंने कहा बेटा ये बात तो सर जरूर है, 25 साल विधायक और 30 साल सांसद और 35 साल राष्ट्रपति याद करने में कठिन होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप 2 चीज याद रखो, सबको भारत का नागरिक होना जरूरी है जी। आपका एक योग्यता हो गई, दूसरा कोई पागल दिवालिया और सरकारी पद पर काम करने वाला ना हो। दूसरी ये 2 चीजें आप याद रखोगे। वो बच्चे इतने खुश हो गए, उन्होंने उसके आधार पे कम से कम वहां पर मेरे क्लास में 60 बच्चे थे जी। तो मुझे ऐसा पता चला कि 35 बच्चे थे, उन लोगों ने 70% तक इसमें सामाजिक विज्ञान में नंबर अर्जित किए, और उनको इतना सरल लगने लगा। बाद में वो साइंस वगैरह में चले गए, लेकिन जब कभी ऐसे बाहर मिलते हैं तो वो याद करते हैं, क्योंकि मैंने लड़कों को कम पढ़ाया, वही पढ़ाया था मांडर स्कूल में। तो वो लड़के जब मिलते हैं तो मैडम आप मांडर स्कूल में हमको पढ़ाए थे, अभी मैं मैडम लॉ किया हूँ, कोई बोलता है मैडम मैं अभी MSc किया हूँ, कोई MCOM किया हूँ। अच्छा लगता है कि कम से कम हमने एक ऐसे बच्चे को पढ़ाया जिसकी समस्या थी, लेकिन उसको हल करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक बहुत हम कह सकते हैं मैम आपकी उपलब्धि भी है कि आपने जो कार्य किया इतने सालों तक, तो लोग अभी भी आपको याद करते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं और दिल से आपका आभार भी जताते हैं। रिटायरमेंट के बाद से यदि हम अब तक देखें तो कितने गरीब बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा अब तक दे चुकी हैं? गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा माने जैसे हमारे जो काम वाले थे उनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। अभी तक मेरे हिसाब से तो कम रिटायरमेंट के बाद तो 50-60 बच्चे हो ही गए होंगे, और उसके पहले भी मैंने जी। ऐसे आपको बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड में उनको हेल्प करती थी। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ट्रस्ट बने, फिर उस ट्रस्ट से हम डिमांड करें ये, या मैं कोई ट्रस्ट बनाऊं। मैंने कहा नहीं, आज जिस बच्चे को जिस चीज की जरूरत है मैं तत्काल उसको उसकी जरूरत पूरे करने के लिए आर्थिक सहायता कर देती थी। कोई पढ़ाई छोड़ रहा है क्यों? क्योंकि उसके घर में आज फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा फॉर्म हम भरेंगे, तुम परीक्षा में बैठोगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से मैंने ऐसी सहायता की कि उस बच्चे को केवल पता चले कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है या पढ़ाई छोड़ने में वो मजबूर है, तो उसकी मजबूरी को हम दूर करें। कोई प्लेयर है, खेलने जा रहा है, नेशनल प्लेयर है वो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं बोलती थी तुम ये पैसे लो, खेल के आओ, आने के बाद जो पढ़ाई वो हम तुम्हारी करवा देंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से मैंने जो सहायता की, प्रत्यक्ष रूप से ना मैंने कोई ट्रस्ट बनाया, ना कोई मैंने उनके बैंक खाते में डाला, जिसको जब जो जरूरत थी वो मैंने पूरी की। आपने मैम कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो उनके बारे में बताया कितनी पुस्तकें अब तक आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और किन सब्जेक्ट्स पर ये बेस्ड रही हैं? वैसे मेरा प्रिय विषय भूगोल ही था,
भूगोल से ही की मैं पुस्तक लिखती थी जी। और करीब 85-86 से मैं भूगोल की पुस्तकों में संशोधन का कार्य कर रही थी जी। और उस समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही पुस्तक चला करती थी, तो कुछ संशोधन का काम, कुछ उसमें नक्शे एडिशन अल्ट्रेशन का काम मैं करती थी। जब छत्तीसगढ़ अलग से बना तो भूगोल में ये आवश्यक हो गया कि छत्तीसगढ़ का एक अलग से भूगोल बच्चे पढ़ें जी। तो उसको मुख्य पुस्तक मैंने मुख्य भारत के अन्य राज्यों के समान छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन तीनों के भूगोल को अलग करने का काम 2000 में मैंने किया जी। लेकिन कुछ प्रशासनिक इसके कारण मेरे स्वयं के नाम से कोई पुस्तक नहीं चल पाई। 2012 में मेरी खुद की पुस्तक चली और फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए जब मैंने आपको बताया कि जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरी ही पुस्तक है। क्या बात है। तो 11वीं 12वीं भूगोल की पुस्तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में चल रही थी, उसकी रेफरेंस बुक भी मैंने लिखी जी। उसके लिए हिंदी की भी 10th बोर्ड के बच्चों को कुछ भाषा की समस्या रहती है तो उनसे सरल भाषा में उनके लिए रेफरेंस बुक बनाई। सोशल साइंस की भी प्रश्नोत्तर वाली बुक बनाई क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा विषय है कि 10th के बच्चे बहुत घबराते हैं, उसमें बहुत वास्ट पोर्शन हो जाता है, तो मैंने उसको एक सारांशीकरण करके एक उस पर रेफरेंस बुक बनाई। वो अच्छे बच्चों को गाइड करती रही और अब तो खैर बदलेगा तो वो पुस्तक भी बदल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मालूम है जी। और उसमें प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड बुक बनाना पड़ता है और हमारे स्कूल में और हमारे कॉलेज में इतनी फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बुक बनाई जाती थी कि रिकॉर्ड बुक में हर विद्यार्थी को 10 में 9 नंबर मिलना ही चाहिए। अच्छा। तो वो जो रिकॉर्ड बुक का खांचा मेरे दिमाग में था मैं उसी के आधार पर अपने बच्चों से बनवाती थी। पहले प्रैक्टिकल नहीं था, 96 में ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल आया जी। तो उसके बाद रिकॉर्ड बुक बनाने वाली समस्या आई तो मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स लेके बच्चों को रिकॉर्ड बुक बनाना सिखाया। बहुत उसमें शुरू में बच्चों को भी दिक्कत होती थी, मुझे भी उनको बताने में दिक्कत होती थी जी। फिर मैंने उनसे रफ करवाया, फेयर करवाया, ऐसे करते करते हमने अच्छी एक रिकॉर्ड बुक बच्चों से बनवाना शुरू किया। आपको बताने पे मैंने आश्चर्य भी लगेगा कि कई एक्सटर्नल लोग जब आते थे बाहर से प्रैक्टिकल लेने के लिए तो आसपास के स्कूल को बोलते थे आप मैडम के स्कूल से रिकॉर्ड बुक देखो कैसे बनाई जाती है। अच्छा। तो हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाते थे, हमारी रिकॉर्ड बुक की यानी मार्केट में इतनी डिमांड है जी। अब मैं रिटायर हो गई। रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग बोलने लगे कि मैडम आप हमको रिकॉर्ड बुक बनाने के लिए कैसे गाइड करोगे। तो जो पब्लिकेशन वाले उन्होंने कहा कि मैडम आप रिकॉर्ड बुक ही एक बना के दे दीजिए, एक उसको हर 3-4 साल बाद अपन रिवाइज करते हैं क्योंकि आंकड़े बदलना पड़ता है, जनसंख्या है, उत्पादन है, वर्षा है, तापमान है, इन सब का उसमें साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने नवबोध प्रकाशन के माध्यम से 11वीं और 12वीं के लिए भूगोल प्रायोगिक भूगोल की रिकॉर्ड बुक बनाई जो MP और छत्तीसगढ़ दोनों जगह चलती है। तो इस प्रकार मेरी 11वीं 12वीं भूगोल पुस्तक, रेफरेंस बुक और प्रैक्टिकल बुक छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है जी। उसके बाद एक मैंने रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले पुस्तक ने टेक्स्ट बुक से अलग हटकर स्वामी समर्थ की जीवन गाथा लिखी। स्वामी समर्थ महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा मंदिर है और लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ भी अपना यहाँ महादेव घाट के पास स्वामी समर्थ का बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन लोगों को स्वामी समर्थ के बारे में नहीं मालूम था। तो उस मंदिर के जो संस्थापक गुरु थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्वामी समर्थ के बारे में लिखिए जी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है क्योंकि आध्यात्म और शिक्षा दोनों यद्यपि एक लिखने का ही काम है लेकिन पहलू दोनों के अलग अलग हैं। फिर मैंने महाराष्ट्र से बहुत सारी पुस्तकें, मराठी में उनका साहित्य बहुत उपलब्ध था जी। वो सब साहित्य का मैंने विस्तृत अध्ययन किया और करीब 1.5 साल में मैंने स्वामी समर्थ जीवन गाथा हिंदी में लिखी 262 पेज की जी। और उसकी जो प्रस्तावना है और उसमें एक अंत में जो एक समापन है वो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक वो प्रेरणादायक है जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक बहुत पुण्य का काम किया और वो पुस्तक मैंने लिखकर उस संस्था को डोनेट कर दी
कि उससे जितनी भी राशि आएगी वो राशि आप इस मंदिर के लिए उपयोग में लाएंगे। मैंने उस पुस्तक के लिखने का काम किया, प्रकाशन का काम किया, करीब 300 कॉपियां मैंने छापकर उनको दे दी और उनको कहा कि अब भविष्य में इस पुस्तक से जो भी आय होगी वो इस मंदिर के लिए काम में आए, यही मेरी इच्छा है करके। जी। उसके बाद जो मंदिर के गुरुजी थे जी, अब तो वो नहीं रहे, तो बहुत लोगों ने उनसे कहा कि हम आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। जी। वो कभी किसी को, उनका नाम था परम पुण्य जनार्दन अग्निहोत्री जी, वो कभी किसी को अपना लाइफ स्केच लिखने नहीं देते थे। करीब 1-2 साल बीत गए और मैं केवल पुस्तक देने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा तो आना जाना कम ही होता था, लोगों से मेल मुलाकात होती थी कि भाई ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। मैंने कहा लिखिए, आप लोग खरीदिए और वो राशि मंदिर को डोनेट कर दीजिए। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरा लाइफ स्केच आप लिखेंगे। उनका 75वां साल था जी उम्र का, तो बोले, तो मैंने कहा आपकी लाइफ स्केच किसी भी मैंने बहुत बड़े व्यक्ति की लाइफ स्केच लिखना बहुत बड़ी बात है। और तो वो बोले नहीं, आप ही लिख पाओगे ऐसा मुझे अंदाज है, और मेरे को गुरु ने कहा है कि आप लिख पाओगे। फिर मैंने उनके जीवन के बारे में भी लिखा और उसमें एक गुरु अष्टक करके समाहित किया था। उसमें गुरु की महिमा लिखी हुई है, वो मराठी में थी। अच्छा। अब लोग तो मराठी में उसको पुस्तक के बीच में मराठी कहाँ से पढ़ेंगे। जी। तो उसका मैंने एज इट इज भावानुवाद हिंदी में किया कि वही भाव उसमें आना चाहिए कि गुरु जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। वो 2 काम मैंने अपने कोर्स से हटकर लिखने का काम किया। फिर बाकी ऐसी कथा कहानी, कभी छोटी छोटी कभी लघु कथा, कभी सामयिक कविताएं, ये सब लिखने का काम मेरा चलता ही रहता है। जी। वर्तमान में क्या कोई ऐसी पुस्तक है जो जिस पर अभी आप काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में उसका प्रकाशन होगा? अभी तो मैंने पिछले साल ही चंद्रयान 3 पे कविता लिखी थी और वो उन्होंने संग्रह कविता चंद्रयान 3 पे उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया और उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला। अभी जो अभी लिख रही हूँ वो इसका अपना अरण्य जो उसका ये होने वाला है, हसदेव अरण्य। हाँ, हसदेव अरण्य बचाओ योजना है, उसके बारे में मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आज जब हम इस क्या कहना चाहिए, गर्मी से परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, पानी की कमी से परेशान है, मानसून की अनियमितता से परेशान है, ऐसे समय में हम हसदेव अरण्य को क्यों काटना चाह रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम उसका विकल्प ही निकाल सकते? उसी पानी से आप ऊर्जा बना के बेचिए, या वहां पर जो कोयले का भंडार है उस भंडार को, जैसे इसमें कर्नाटक में है कुद्रेमुख, वहां पर पाइपलाइन से वो लोग खनिज निकालते हैं और पाइपलाइन से ही परिवहन होता है। तो हम लोग भी उस टेक्निक को अपनाएं। क्यों हम इतना बड़ा जंगल काट रहे हैं? क्योंकि जो अरण्य है वो जो हसदेव का, वो कहलाता है छत्तीसगढ़ का हार्ट। मानसून वहीं से कंट्रोल होता है जी। तो वो जो कंट्रोलिंग पॉइंट ही जब हट जाएगा तो हम लोग कितने बड़े, इन्हें कहना चाहिए कि गर्मी से या उमस से या वैश्विक तापमान से जो जूझ रहे हैं, तो अब तो स्थानीय लोगों के लिए जीना दुभर हो जाएगा। उस पे भी मेरा लिखने का काम चल रहा है। और ऐसे भी बहुत सारी संस्थाओं, साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो बीच बीच में कुछ लिखने का काम, कुछ ऐसे समाज के लिए उपयोगी है ऐसा साहित्य लिखते रहती हूँ। जी मैम, शिक्षा के अतिरिक्त आपकी किस तरह से उसकी उपलब्धि रही है? शिक्षा के अतिरिक्त मेरी अन्य अभिरुचियां बहुत ज्यादा हैं। मेरे घर में मेरे बड़े भाई डाक टिकट जमा करते हैं, उनके पास बहुत विशाल संग्रह है 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक का। तो जब भी घर में डाक टिकट आती थी वो देखते थे, मुझे उसके रंग बहुत अच्छे लगते थे शिक्षा के साथ ही साथ। तो कुछ पुरानी डाक टिकटें भी वो लेके आते थे। तो एक बार ऐसा हो कि 1981 में जेसिस ने एक प्रदर्शनी रखी, उसमें था कोई भी आर्ट आपको रखना है जी। अब मेरे सामने समस्या थी कि मैं डाक टिकट लेके जा नहीं सकती क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है और वहाँ प्रदर्शनी में तो दिन भर रुक नहीं सकते जी। फिर मैंने क्या किया, सारे वेस्ट स्टैम्प्स जो है उसको रंग के अनुसार जमाया जी। और उससे मैंने एक ग्रामीण महिला का करीब 2.5 फीट लंबा चित्र बनाया। क्या बात। बिल्कुल जैसे उसका बॉडी के रंग का टिकट लिया, कपड़े के रंग का टिकट लिया, बाल के रंग का,
ऐसा करके मैंने वो बनाया और मैंने उस जेसीस की प्रदर्शनी में रखा। बहुत अब उस आर्ट प्रदर्शनी में मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना लोगों को भाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने अपनी अपनी कलाएं वहाँ रखी थी। तो जेसीस ने उसको स्पेशल अवार्ड करके रखा और उन्होंने उसके लिए मुझे स्पेशल अवार्ड भी दिया कि ये ऐसी चीज है कि डाक टिकटों को लोग फेंक ही देते हैं और लिफाफा तो पूरा कचरे में जाता है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसे समाज का दुर्लभ साहित्य है, डाक टिकट देखा जाए तो वो इतने आसानी से लोगों को मिलता नहीं है। और उसका आपने इतना अच्छा उपयोग करके एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, तो इसलिए हम लोग आपको उसमें स्पेशल अवार्ड देते हैं। और उसी प्रेरणा से मैंने फिर 1992 में जब यहाँ फिलेटेलिक ब्यूरो खुला तो मैंने बहुत सारे इसके त्योहारों के पोस्टर बनाए, दिवाली का, दशहरे का और क्रिसमस का, ईद मिलादुन्नबी का, बहुत सारे बनाए। उसके बाद फिर मैंने रामचरितमानस के नारी पात्रों पर डाक टिकटों से बनाया। तो ऐसी अभिरुचि रही है कि जो चीजें समाज में लोग उपयोग में नहीं लाते उन चीजों को भी अपन जमा करें और लोगों को बताएं। वेस्ट जैसे ये मैच बॉक्स होते हैं उसको लोग फेंक देते हैं। तो मैंने ऐसे जमा के करीब मेरे पास 250 मैच बॉक्स हैं कि कितने कितने प्रकार की माचिस हिंदुस्तान में बनती हैं। जनरली लोग माचिस को समझते हैं कि उसके बाद क्या करें, लेकिन किस भाग से किस प्रकार की निकलती, किसी पर वनस्पतियां हैं, किसी पर पशु पक्षी हैं, किसी पर प्लेयर हैं, तो ये पता चलता है कि उस समय वहां पर क्या होता था, किस प्रकार की बनती थी। ऐसी अभिरुचियां विभिन्न विभिन्न प्रकार की है और पढ़ने लिखने के बाद समय बचता है तो इन अभिरुचियों को और आगे बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल मैम, अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो शिक्षण से जुड़ी पीढ़ी है उन्हें क्या संदेश आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे? जो शिक्षण से जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा जो है इसको आप समर्पण के भावना में लीजिए। अध्यापन का कार्य जो है वो उसको आप रोजगार समझकर उस हिसाब से मत पढ़ाइए। ये एक समर्पण है और हम उस पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं जो पीढ़ी आने वाले समय में हमारी मार्गदर्शक है। यदि हमसे कुछ गलती हो जाती है तो ये समझिए कि हमारा जो मार्गदर्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तो मेरी शिक्षा के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति, सबके प्रति मेरा यही कहना है कि पढ़ाने वाले उसी हिसाब से पढ़ाएं कि हम कुछ दे रहे हैं समाज को, और पढ़ने वाले भी उसी प्रवृत्ति से पढ़ें कि आज की शिक्षा हमारे भविष्य का आधार बने। हम शिक्षा को केवल एक उपाधि तक सीमित न रखें, शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में जोड़ें और वो भविष्य में हमारा आधार बने। बिल्कुल। तो आज हमने मिसाल में बात की सुश्री कुमुद लाड मैम से। हमने जाना कि इतने वर्षों के अध्यापन और लेखन के अनुभव को इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी कैसे जिंदा रखा। अब तक इस पेशे से इन्होंने समाज हित में पूरे काम किए हैं, निर्धन और गरीबों के लिए सेवा भाव से कायम करते हुए काम किया है और कायम की है एक मिसाल। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मिसाल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।